लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। जी हां, उसी वाराणसी में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और आज हमारे साथ जो है बनारस में आए तो मिश्रा जी से मुलाकात ना हो तो एक तरीके से क्या अधूरा जो है सफ़र रहेगा वो पूरे वाराणसी का। तो बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आइए कुछ खास बातचीत करते हैं बनारस वाले मिश्रा जी से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपका भी बनारस में हार्दिक स्वागत है पत्रकार बहुत बहुत महोदय। शुक्रिया मिश्रा जी। ये आज हम कहेंगे हम नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है ये उत्तर प्रदेश नहीं अपराध प्रदेश बन चुका है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अपराध प्रदेश इसलिए बन गया है क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री जो है अपराधी है। 49 मुकदमे हैं। इसके पहले कोई भी मुख्यमंत्री जो है इतने बड़े मुकदमे का हकदार नहीं था जो मुख्यमंत्री बन जाए। जी। और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अब बहुत शरीफ लोगों को जो है वो चुन चुकी थी। तो हो सकता है एक बार उन्होंने ये इसीलिए मैंडेट दिया और 300 के ऊपर का सीट अपराधी के नेतृत्व में दे दिया, जो है भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। और उस भारतीय जनता पार्टी को जो गोलवरकर और सावरकर के जो है काली नीतियों पर जो समर्थन करते हुए देश का बंटवारा करते थे, देश को तोड़ने का काम करते थे। हिंदू और मुसलमान उनका प्रमुख एजेंडा है। और जहाँ पर शिक्षा जो है उनके लिए नफरत का काम है, जहाँ पर जो रोजगार का सवाल उनके लिए नफरत का काम है, जहाँ पर जो है कि माने सामूहिक तरक्की नफरत का काम है। तो ऐसे अपराधियों के लिए तो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ उत्तर प्रदेश का सीएम बनना बड़ा वाजिब सवाल है और बहुत बढ़िया है कि आज आज रोजगार नहीं है, भुखमरी हर तरफ है और तमाम फैक्ट्रियां और जो निजी कंपनियां सब बंद हो रही हैं। तो एक तरफ अगर कहें कि मुद्दों की हर तरफ मुद्दों का सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ तो मोर है। तो क्या कहेंगे, काफी वायरल फोटो हो रहा है मोर के साथ, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। तो मोर के साथ चोर है। ये सुनिए ना काहे हम लोग बनारसी किसको आदमी। किसको चोर कहना चाह रहे हैं? चौकीदार चोर है। ये नारा आप जानते हैं ना, वही देवेंद्र सिंह वाला मित्र। जो देवेंद्र सिंह कौन था जानते हैं? वो जो पुलवामा हमला करवाया था, मालूम है कि नहीं है? मालूम है। और वो जो पाकिस्तानियों का एजेंट के रूप में काम करता था, नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज़्यादा मित्र था, जिसको देखने के बाद राहुल गांधी जी ने कहा है चौकीदार चोर है। हम नहीं कह रहे हैं, देश का प्रमुख विपक्षी दल का नेता कहा है। उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में ये सब चले गए। देखिए, एक बात हम बताए थे कि चोर के दाढ़ी में तिनका। जब चोर को चोर कहा जाएगा तो उसको बड़ी तड़पड़ाहट होगी, तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट चले गए जो है। और योगी बाबा हैं यहाँ अपराधी हैं जो है। विपक्ष के नेता तो खैर ये भी कह रहे हैं कि एनएसए और गैंगस्टर जो है आजकल थोक भाव में बिक रहा है, योगी सरकार हर किसी पे पकड़ के लगा रही है। आलू कम दाम पर है और एनएसए जो है सस्ते दाम पर है। डॉक्टर कफील के ऊपर एनएसए लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि वो बीआरडी हॉस्पिटल के अंदर जो है 65 मासूम बच्चे के दर्द पर उस आदमी की आत्मा कलप उठी और उसने कहा कि इसका सीधा सीधा दोषी योगी सरकार है। उसके खिलाफ उस रंजिश में जो है एनएसए लगा करके डॉक्टर कफील को जेल के अंदर एनएसए लगाया गया था। धन्यवाद है न्यायपालिका का कि उन्होंने जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद से आज जमानत मिल गई डॉक्टर कफील को। और आप लोग भी संघर्ष कर रहे थे लगातार, और भी जो देश की जनता थी वो लगातार ये चाह रहे थे, क्योंकि डॉक्टर जो है आज इस कोरोना वायरस की महामारी में योद्धा बन के सामने आ रहे। खुद प्रधानमंत्री डॉक्टरों को सम्मानित किए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर। लेकिन आज जो डॉक्टर कफील को रखा गया जेल में, एक तरीके से ये आज तो रिहा हो गए वो, लेकिन 3 साल जब उनका बर्बाद हुआ डॉक्टर कफील का, तो वो सारी चीज़ें, क्या लगता है कि यूपी सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए डॉक्टर कफील के परिवार से? अपराधी कभी माफी मांगता है कि अपराधी फिर से अपराध का एक नया जन्म करता है? हमको तो ये लगता है कि डॉक्टर कफील के बाद अब किसी और जो है कि नाजायज रूप से जो है किसी और मुस्लिम को पकड़ेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव है। उनको भी मुस्लिम के साथ जो है नफरत दिखाना है और इसी एजेंडे पर बिहार चुनाव उनको जीतना है। तो आप देखिए ना, अब हिंदुत्व कहाँ खतरे में पूरे देश में? बंगाल में है जो है। अभी तक हिंदुत्व खतरे में नहीं था। अब जो है वो डॉक्टर कफील को भजाना चाहते थे बिहार के अंदर जो है, लेकिन न्यायपालिका ने डॉक्टर कफील को जमानत दे दिया है। और एक बात हम बता दें, नफरतबाजों से हम जैसे नौजवान लड़ना जानते हैं। इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है, गोडसे और सावरकर का संविधान नहीं। मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि नफरतों के लिए और जालिमों से हम लड़ने का काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कि आप चुनाव लड़के संसद में जाके उनके सब लोगों के लिए आवाज़ उठाएं? देखिए, देश की जनता को भी अभी भी जो है ना लग्जरी कार की बड़ी ज़रूरत रहती है। और वो बड़का बड़का बंदूक वाला नेता जो रहता है उसको वोट देते हैं। अभी हम और आप चुनाव लड़ने जाएंगे, ये भारत की जनता जो है हमको और आपकी हैसियत नाप करके चुनाव में नामांकन तक में नहीं जाने देगी। काफ़ी फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, लाखों व्यूज़ आते हैं आपकी वीडियोस पर। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव सन 2022 में है
और आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद लड़ेंगे। कोई पार्टी का रहम हमको नहीं चाहिए, लेकिन लड़ाई होगी। आपकी यह सवाल हमारे हृदय को छू गया, हमारे नौजवानी को टच कर गया, और मेरे तेवर और शहीद आजम भगत सिंह और बाबा बिल्कुल। सुभाष बोस जी का आज़ादी की लड़ाई का वो क्रांति हमको क्योंकि याद जब दिला दिया। में पार्लियामेंट में आप आवाज़ लोगों के लिए उठाएंगे तो उसका जो है एक तरीके से रिस्पांस मिलेगा आपको। नहीं, मैं सहमत हूँ आपके इस बात से। जब देश में जो है कि नरेंद्र मोदी जैसे जो है कि पुछरंगवा सीआर को और हत्यारों को जो है प्रधानमंत्री बना दिया, तो मेरे जैसे गरीब गुरबे के किसान को के औलाद को क्यों नहीं बनाएगा। तो आज जो मौजूदा हालात देश के हैं, आप सब लोग वाकिफ़ हैं इस हालात से, तो 2022 में क्या लगता है किसकी सरकार आप आएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, दहशतगर्दों के खिलाफ की सरकार रहेगी, नफरतबाजों के खिलाफ की सरकार रहेगी, बहन बेटियों की इज्जत बचाने वालों की सरकार रहेगी, नौजवानों को रोजगार देने के पक्ष वाली सरकार रहेगी। और देश में जिस तरीके से जो है दहशत का माहौल है, हिंसा का माहौल है, इसके खिलाफ कोई भी सरकार जो भी सरकार आएगी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आएगी। और उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान साथियों और सभी लोगों से मेरा निवेदन है, उत्तर प्रदेश बचाइए, जलाइए मत उत्तर प्रदेश। ये दहशतगर्द लोग हैं, ये अपराधी लोग हैं, इनके हाथ में उत्तर प्रदेश देंगे तो योगी बाबा जो है सबको जो है कि नशेड़ी बनाएंगे, अपराधी बनाएंगे। देश का पूरी बर्बादीकरण है, प्रदेश का पूरी बर्बादीकरण है। और जब आप अंतिम अपना सवाल कह लीजिएगा तो मेरा अंतिम व्यू जान लीजिएगा, जी, तो जी। मैं अंतिम बात योगी जी। सरकार के लिए मिश्रा जरूर जी, कहेंगे। एक चीज़ हम ये आपसे जानना चाहेंगे, मतलब आपकी तरह 100-100 करोड़ इस देश की जनसंख्या है, लेकिन आपको हम देख रहे हैं लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं, ऐसा क्यों है, क्या है? क्योंकि ये देश के गद्दार लोग हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इनके जो पूर्वज हैं, गोडसे 80 साल का बुजुर्ग, हमारा राष्ट्रपिता, उसके छातियों पर गोली मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि इस देश के अंदर हिंसा बना। ये अंग्रेजों के चाटुकार और तलवा चाटने वाले वो लोग थे जिन लोगों ने भारत के अस्मिता को बंटवारा करा दिया, जिन लोगों ने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का जो है कि निर्माण करके देश के टुकड़े कर दिए। मैं इनसे उस लिए जलता हूँ। ये लोग जो है नेहरू को गाली देते हैं, अम्बेडकर को गाली देते हैं, सरदार पटेल को गाली देते हैं। इनका कुकर्म ही ऐसा था कि 70 साल तक सदन में नहीं जा पाए थे। रहम पर अटल बिहारी वाजपेयी को इंदिरा गांधी जी ने सीट दिया था, तब जाकर इनकी पैदाइश हुई थी भारतीय राजनीति में। तो इसलिए मैं इनको गद्दार को गद्दार ही कहूंगा, पत्रकार महोदय, चाहे कितनी भी गोलियां चला लें या हत्या कर दें। वाराणसी की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर ही एक रेलवे कर्मचारी की जो है कल 31 तारीख को एक अज्ञात शव मिला था और 1 महीने ही हुए थे उसे रेलवे ज्वाइन ज्वाइन किए। करना। तो लेकिन ये इतनी बड़ी घटना अगर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि पूरे देश में क्या हो रहा है। देखिए, एक बात हम बता दें, पूरा बनारस जो हमारा प्रेम का बनारस था, जो हमारे गंगा के किनारे का बनारस था, जो हमारी आपसी जो गंगा जमनी तहजीब की बनारस थी, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से हमारे देश के, हमारे बनारस की जो आबो हवा थी, जो एक मिठास था, वो खटास में बदल गई और नफ़रत में बदल गई। तो पत्रकार महोदय, हम बनारस वासियों ने अपने खुद ज़मीर के साथ गद्दारी करके इस गद्दार टाइप के प्रधानमंत्री को हम लोगों ने चुना है और देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हमने की है और हमको बड़ा शर्मिंदा है। मैं अपने बनारस के ऊपर बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि जिस शहर में हर हर महादेव और घर घर महादेव का नारा लगता था, कुछ आयातित लोगों ने और कुछ लोगों ने पैसे पर ज़मीर बेच करके हर हर मोदी, घर घर मोदी का जो है नारा लगाया है। तो हम बड़े शर्मिंदा हैं इस कार्य से और हमको लगता है कि हम सन 2022 और 24 में इसका बदला लेंगे और नरेंद्र मोदी और पूरे भारतीय जनता पार्टी को धक्के मार के सदन से बाहर करेंगे। मान लीजिए कि हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे लगे, प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद भी हैं, तो कुछ डेवलपमेंट हुआ उनके सांसद बनने से? हाँ हुआ, क्या हुआ? बहन बेटियों का बलात्कार में डेवलपमेंट हुआ, किसानों के हत्या में डेवलपमेंट हुआ, नौजवानों को ने हथियार थामने में डेवलपमेंट हुआ और बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। बेरोजगार जो हमारे सरकारी संपत्तियां थीं वो प्राइवेट में जो डेवलपमेंट हो गया, अस्पताल में दवाई नहीं मिलने वाला डेवलपमेंट हो गया, स्कूल में पढ़ाई नहीं करने वाला डेवलपमेंट हुआ। सब डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन माइनस का डेवलपमेंट हो रहा है, प्लस का नहीं डेवलपमेंट होता है। कहते हैं ना कि नीयत जिसकी जैसी होती है, बरकत उसकी वैसी होती है। तो ये पूरी मिश्रा जी, तरीके से आपसे अब आखिरी भी सवाल जानना चाह रहे हैं, देश के लिए और देश की जनता के लिए क्या आपका आखिरी मैसेज? मैं तो पहला संदेश ये देना चाहता हूँ योगी सरकार को, योगी जी तुम कार पलटो, मैं तुम्हारी सरकार पलटूंगा। इस बात को कान खोल के सुन लेना और देश के लोगों, देश के साथ वफादारी करने का वक्त आ गया है। आपके बुजुर्गों ने, आपके पूर्वजों ने, मेरे बुजुर्गों ने, इस पूर्वजों ने
तिरंगे के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम नहीं किया। भारत की अंतरात्मा आपको चीख चीख के बुला रही है कि इन काले अंग्रेजों यानी भारतीय जनता पार्टी के गद्दारों से देश की गुलामियत जो ये कराना चाहते हैं, इस गुलामी को तोड़ना होगा और नई आज़ादी की लड़ाई होना होगा। एक बार फिर से योगी सरकार, तुम कान खोल के सुन लो, तुम कार पलटो, हम सभी मिलके तुम्हारी सरकार पलटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और देश में इनकी लोकप्रियता भी इसी वजह से बढ़ी है, अपने बेबाक अंदाज की वजह से। इन्होंने हमसे ख़ास बातचीत की और इन्होंने हमसे काफ़ी कुछ चर्चे किए देश के हालात को लेकर के, और इनका मैसेज यही रहा है। एक शायरी के ज़रिए से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि कहीं पर राम लिखा है, कहीं रहमान लिखा है, कहीं पर गीता और कहीं कुरान लिखा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमको बांटने वालों, हमारे दिल की हर धड़कन पे हिंदुस्तान लिखा है। आप देख रहे थे रियल एक्सप्रेस में।